हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फोटोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए, साथ के साथ बीएट लैम्बर्ट लॉ डिस्कस किया। आज हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा बोर्न हैबर अप्रॉक्सीमेशन और रिलेटिव इंटेंसिटीज़ वगैरह हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? The ultraviolet visible spectrum is generally recorded as a plot of absorbance versus wavelength और वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम हमारा क्या है? इसमें हम एब्जॉर्बेंस को वेवलेंथ के या वेव नंबर के अलोंग हम प्लॉट कर लेते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल यूज़ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फोटोकेमिस्ट्स के लिए क्या है कि इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाता है कि आपका वो वेवलेंथ जिस पे कोई मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, वो वेवलेंथ, उसे हमने कहा लैम्डा मैक्स। तो वो वेवलेंथ जिस पे कोई मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। साथ के साथ क्या है, हम यदि इस एक्सिस पे हम एक्स्ट्रापोलेट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगी? आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन मैक्स भी हमें मिल जाता है। तो लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स दोनों हमें मिल जाता है। तो जो इसका प्रिंसिपल यूज़ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, वो यही है कि हमें इसकी हेल्प से पता चल जाता है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो किस वेवलेंथ में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। Thus, irradiation of a compound at lambda max allows optimum photoexcitation of the compound to be carried out. अब हमें पता चल जाएगा कि इस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो इट मीन इस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा फोटो एक्साइटेशन होगा। जब हम मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन आपके डालेंगे तो आपका इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटो एक्साइटेशन होगा। इन एडिशन, लैम्बर्ट वियर्ट लॉ इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एनालिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट। बीएट लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से हमने क्या निकाला? एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस को अब हमने यहाँ वेवलेंथ के अलॉन्ग प्लॉट कर लिया। तो इसकी हेल्प से हमें क्या है कि कंसंट्रेशन पता चलती है किसी चीज़ की, कि अभी हमें यहाँ से एब्जॉर्बेंस पता चल गई। अब इस वैल्यू को हम बीएट लैम्बर्ट लॉ में रख लेंगे। वो क्या है? हमारा एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके कंसंट्रेशन के, एज वेल एज पाथ लेंथ। तो हमें क्या पता चल जाएगा? उससे कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जो हमारा मेन यूटिलाइजेशन है ये है। नेक्स्ट, लाइट के एब्जॉर्प्शन का फिजिकल बेसिस क्या है? A group of atoms and electron form a part of organic molecules that causes to be colored are known as chromophore, which are responsible for the absorption of light. ये हमें पता है कि क्रोमोफोर क्या होते हैं? कलर इम्पार्टिंग एजेंट होते हैं। कोई मॉलिक्यूल जो है हमें वो कलर दिखाई देता है, वो क्रोमोफोर्स की वजह से ही दिखाई देता है। जैसे हमारा बेंजीन है वो कलरलेस है, जैसे ही उसके ऊपर क्रोमोफोर लगेगा NO2, वो पेल येलो कलर की हो जाएगी। तो कलर किसने दिया? उस NO2 ग्रुप में। तो हमारे ये NO2 ग्रुप क्या हो गया? क्रोमोफोर है, कलर इम्पार्टिंग एजेंट है। ये ऐसे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो हमारे क्या हैं? रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड एनर्जी में हमारे चले जाते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कॉजेज टू बी कलर्ड आर नोन एज क्रोमोफोर, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और यही क्रोमोफोर ही हमारे लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। When the oscillating electromagnetic radiation encounters an appropriate chromophore, an electron in the chromophore can be promoted to excited state. जब हमारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनकाउंटर होता है क्रोमोफोर का, तो जो क्रोमोफोर के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या है? नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, नेक्स्ट हायर स्टेट में पहुंच जाएंगे, जिसे हमने एक्साइटेड स्टेट कहा। और जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हम ये स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, आपका बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में आ गया। ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जनरली 3 तरह के ट्रांजिशन से होता है। एक रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। यदि हम ब्रॉडली मतलब बात करें तो जो टोटल एनर्जी है हमारी, जिसे हम बोर्न ऊपर हमारे अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, वो ई टोटल क्या है? हमारी सब एनर्जीज का सम है, जिसमें ट्रांजिशनल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है, वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है। अब ट्रांजिशनल एनर्जी जो है हमारी, ये जो है नॉन क्वांटाइज्ड है, इसे क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी सब एनर्जीज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं। अब एनर्जी गैप जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, वो इतना ज़्यादा हाई है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो हमारा वाइब्रेशनल से ज़्यादा है, और वाइब्रेशनल का क्या है? रोटेशनल से ज़्यादा है। सबसे कम जो है हमारा वो किसका है? ट्रांजिशनल में हमारा सबसे कम है। तो जो मतलब एनर्जी का गैप है, एनर्जी का गैप कौन सा? जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का गैप है वो इलेक्ट्रॉनिक का है,
फिर वाइब्रेशनल का है, फिर रोटेशनल का है, और फिर हमारे ट्रांजिशनल का है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का गैप होता है जब मॉलिक्यूल आपका बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में आएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, तब सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, एनर्जी का गैप बनेगा। सिंस द ट्रांजिशनल एनर्जी इज नेग्लिजिबल स्मॉल, वी कैन राइट टू बोर्नहोमर अप्रॉक्सीमेशन। अब हमने ट्रांजिशनल चूंकि सबसे कम एनर्जी गैप है, इसलिए हमने इसे जो है नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब हमारा बोर्नहोमर हमारा अप्रॉक्सीमेशन में हमारी टोटल एनर्जी किस किस का सम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक का, वाइब्रेशनल का और रोटेशनल का। अब ये है हमारी तीनों तरह की जो हमारी वो ट्रांजिशन है जो रोटेशनल है। अब रोटेशनल में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, सबसे कम एनर्जी गैप है आपका। ये जो हमारी फाइन लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये है हमारी रोटेशनल की, ये हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो सबसे कम एनर्जी गैप इन्हीं में है। इसके बाद ये वाइब्रेशनल है, ये 0 से समझ लो 1 पे 2 पे, ये गैप जो है हमारा वाइब्रेशनल का है। तो सबसे कम हमारा रोटेशनल में है, फिर वाइब्रेशनल है और इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। अब ये जो तीन तरह की एनर्जीज होती हैं हमारी, ये होती किस किस वजह से हैं। द मॉलिक्यूल पोजेसेस ट्रांजिशनल एनर्जी व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ मोशन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तब मॉलिक्यूल के आपका क्या उसके मतलब उसके अंदर ट्रांजिशनल एनर्जी में उसकी चेंज आता है। अब रोटेशनल एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा perpendicular to the internuclear. Rotational energy arises when the molecule rotate about an axis, this word is axis, 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 जो न्यूक्लियर एक्सिस की बात कर रहे हैं। रोटेशनल एनर्जी अराइजेज व्हेन द मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगा और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो तब एनर्जी में जो आपका जो एनर्जी में जो चेंज है, उसे हमने कहा रोटेशनल एनर्जी। मतलब उससे जो एसोसिएटेड एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, उसके आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, तो उससे जो एसोसिएटेड एनर्जी है उसे रोटेशनल एनर्जी कहा। इसी तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी कब होगी आपकी, जब मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मूव करेगा न्यूक्लियाई से आपके टू एंड फ्रो आगे या पीछे मूव करेगा, तो एनर्जी में चेंज आएगा, तो उसे हमने कहा वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज। तो वाइब्रेशनल एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड है, टू एंड फ्रो मोशन के साथ। रोटेशनल एनर्जी उसके रोटेशन के साथ। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हम एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड है, जब उसकी ट्रांजिशन होगी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। तो ये तीन तरह की हमारी एनर्जी हो गई। ट्रांजिशनल को हमने खत्म कर दिया। तो रोटेशनल किसकी वजह से है, मतलब रोटेशन रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वाइब्रेशनल में आपका न्यूक्लियस से वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में वो क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मीन्स बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में मूव कर रहा है हमारा। अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, इसे हम माइक्रोवेव रीजन में स्टडी करते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम इंफ्रारेड रीजन में और इलेक्ट्रॉनिक को यूवी रीजन में। मतलब कहने का क्या पर्पज़ है कि जो रोटेशनल एनर्जी है, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशन के लिए चूँकि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमारा क्या है, माइक्रोवेव के रेडिएशन ही सफिशिएंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज लाने के लिए। दूसरी तरफ वाइब्रेशनल को हमने इंफ्रा में क्यों कहा, क्योंकि वाइब्रेशनल के लिए रोटेशनल से स्लाइटली एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों, चूँकि रोटेशनल में क्या है, हमारे जो है एनर्जी का गैप बहुत कम है। वाइब्रेशनल में थोड़ा सा उससे और बढ़ा, तो क्या है, और ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी, और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी। इसलिए मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। वो हमारे किस रेंज में मिले, हमें इंफ्रारेड में। इसलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम इंफ्रारेड रीजन में स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाना है हमारा इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है ग्राउंड स्टेट में और आपका दो एनर्जी लेवल के बीच में, ग्राउंड से एक्साइटेड के बीच में। तो इसे हम जो है, इतनी एनर्जी हमें कहाँ, यूवी और विजिबल रीजन में मिलती है। इसलिए हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम यूवी विजिबल रीजन में स्टडी करते हैं। ये हमने डिटेल में दिखाया हुआ है। ये हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल है, जिन्हें हम जे से डिनोट करते हैं। तो ये आपका ग्राउंड से जीरो जो है फर्स्ट में, फिर सेकंड में, थर्ड में, ये रोटेशनल एनर्जी चेंज है। ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज है। एक लेवल से इस लेवल से इसमें पहुंचा, इससे इसमें पहुंचे। और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ये ग्राउंड स्टेट का, ये एक्साइटेड स्टेट का। तो आपका रोटेशनल से मिल के वाइब्रेशनल बनता है आपका, फिर वाइब्रेशनल से मिल के हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर जो है स्पेक्ट्रा का हमारा जो है जनरल कॉन्स्टिट्यूशन है कि किस तरह से हमने उन्हें अरेंज किया हुआ है।
अब एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट बाय मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच चेंज इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट अकर। जब मॉलिक्यूल को यूवी और विजिबल की रेडिएशन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो रोटेट भी हो सकता है, वाइब्रेट भी हो सकता है। तो दोनों तरह के उसके अंदर हमारे चेंज आएंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज आएगा, उसके आपके रोटेशनल में भी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट बाय मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच चेंजेस इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल। अब इलेक्ट्रॉनिक में भी चेंज आ जाएगा उसका, क्योंकि हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, और साथ के साथ क्या है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल में भी चेंज आएगा। तो अब इन्हें हमने इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल को दोनों को कंबाइन करके इस तरह की ट्रांजिशंस को हमने कहा वाइब्रोनिक ट्रांजिशन, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में भी चेंज आ रहा है और वाइब्रेशनल में भी चेंज आ रहा है। At thermal equilibrium, the population of any series of energy level is described by Boltzmann distribution law. Boltzmann distribution law की हेल्प से हम के देखेंगे कि कितने हमारे ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल ने हमने उसके ऊपर रेडिएशंस डाले यूवी विजिबल की रेंज में, तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया ग्राउंड स्टेट से। तो यदि जब मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट में है, हमारा इफ द मॉलिक्यूल आर इन द ग्राउंड स्टेट एन नोट को हम ग्राउंड स्टेट से दिखा रहे हैं, एन को एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहे हैं, देन द मॉलिक्यूल इन एनी हाई एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, ये है मॉलिक्यूल एन है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में हमारे एन नॉट है सॉरी ग्राउंड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल है, और एन है एक्साइटेड स्टेट में। तो एन अपॉन एन नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल के बीच में। कौन से दो एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमें डेल्टा ई हम पता कर लेंगे, आर पता है, टी पता है। तो हम क्या पता कर लेंगे कि उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है मॉलिक्यूल की, कितने मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, कितने हमारे क्या है एक्साइटेड स्टेट में। तो उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज हम पता कर लेते हैं इट्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से, कि हमारे किस एनर्जी लेवल में हमारे कितने मॉलिक्यूल हैं। Boltzmann distribution law show that at room temperature most molecule will be in the V is equal to 0 vibrational state of the electronic ground state, and so absorption almost occurs from E नोट। मतलब जो ट्रांजिशन मॉलिक्यूल जो है हमारे क्या है, ग्राउंड स्टेट में आपके पहले वाइब्रेशनल जो ग्राउंड स्टेट का वाइब्रेशनल लेवल है V0 में होंगे। तो अब जब मॉलिक्यूल हमारा क्या है उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, मीन्स ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाएगा। तो कहाँ से जाएगा, वाइब्रेशनल के ग्राउंड स्टेट से। यहाँ से आपका पहुँचेगा, आपका जो जहाँ भी आपका पहुँच रहा है ये, तो यहाँ से पहुँचेगा V नोट से। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने ये बताया कि रूम टेम्परेचर पे मोस्ट मॉलिक्यूल विल बी इन द V इज इक्वल टू 0 वाइब्रेशनल, ग्राउंड स्टेट में वो V इज इक्वल टू 0 वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। अब ये चूंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक की भी ग्राउंड स्टेट है, वाइब्रेशनल की भी ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से एक्साइट होगा। सो द एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम E0, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का भी ग्राउंड स्टेट है, वाइब्रेशनल का भी 0 आपका ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन हमारा आपका स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैंकोडोन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।